एवरीवन, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 7 जिसका नाम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार लाना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। Have you ever thought of how children lived about 200 years ago? क्या आपने कभी भी सोचा है कि बच्चे 200 साल पहले कैसे रहते होंगे? Nowadays, most girls from middle class families go to school and often study with boys. अब क्या हो रहा है? ज़्यादातर जो गर्ल्स है जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की है वो स्कूल भी जाती है और लड़कों के साथ पढ़ाई भी करती है। ऑन ग्रोइंग अप यानी बड़े होने के बाद इनमें से मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। बहुत सारी लड़कियों में से जो कॉलेज भी जाती है, अब यूनिवर्सिटीज़ भी जाती है एंड टेक अप जॉब्स आफ्टर दैट। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर वह जॉब लेती है। दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखिए, पहले आप इतना समझिए, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है कि इन्हें शादी करने से पहले इन्हें एडल्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, एडल्ट यानी 18+। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक। कानून के हिसाब से वो किसी से भी शादी कर सकती है, चाहे वो किसी और कास्ट का हो, फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो और कम्युनिटी का हो। एंड विडोज कैन री मैरी टू। विडोज यानी विधवाएं जो औरतें होती हैं वो भी फिर से शादी कर सकती है। ऑल वुमेन लाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शंस। सारी औरतें जैसे आदमी लोग वोट कर सकती हैं, इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते हैं। इन द सेम मैनर जितनी भी औरतें हैं वो भी अब वोट भी कर सकती हैं और इलेक्शंस के लिए खड़ी भी हो सकती है। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली इंजॉयड बाय ऑल। हालांकि ये जो सारे अधिकार हमें कानून ने दिए हैं, इन सबको सभी लोग इंजॉय नहीं कर पाते हैं। पुअर पीपल हैव लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। गरीब लोग जो होते हैं उनके पास या तो एजुकेशन का एक्सेस होता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होता है। एंड इन मैनी फैमिलीज, ज़्यादातर फैमिलीज में भी वुमेन्स कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड। ज़्यादातर फैमिलीज में भी आज भी बहुत सारी औरतें हैं जो अपने हिसाब से अपने हस्बैंड को चूज़ नहीं कर सकती है। आगे चलते हैं। 200 years ago थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। देखिए, अगर हम बात करें 200 साल पहले चीज़ें बड़ी ही अलग थी। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी अर्ली एज में क्या हो जाती थी? शादी। ठीक है, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। यहाँ पे क्या लिखा है? चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, वो एक से ज़्यादा वाइफ अपने पास रख सकता था। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अगर हम देखें देश के कुछ हिस्सों में, विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। देखिए, धीरे धीरे समझते हैं इसमें लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि देश के कुछ पार्ट्स में विडोज यानी विधवा, प्रेज यानी उनकी तारीफ की जाती थी अगर वो मृत्यु को स्वीकार करती है। बाय बर्निंग देमसेल्फ यानी अपने आप को जलाकर, ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड। फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड का मतलब है कि उनके हस्बैंड की चिता पर अगर वो अपने आप को जिंदा जला लेती, यानी उनकी चिता पे बैठ जाती है, तो उन औरतों की तारीफ की जाती थी। समझ में आया? वुमेन डाइड इन द मैनर, जो औरतें इस तरीके से मरना पसंद करती थी, वेदर विलिंगली यानी अपनी इच्छा से या फिर जबरदस्ती, वर कॉल्ड सती। उन्हें क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है वर्चुअस वुमेन। क्या मतलब होता है?
देखिए वर्चुअस को मतलब कहते हैं कि बहुत ही वह महिला गुणी वाली है, ठीक है, यानी बहुत ही गुणी महिला है। आगे पढ़ते हैं। वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। यहाँ पे लिखा है कि औरतों के जो अधिकार है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर वो भी नहीं थे। बिसाइड्स मोस्ट वुमेन, उसमें से ज़्यादातर औरतें हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास पढ़ाई का भी कोई एक्सेस नहीं था। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री people believe that if a woman was educated she would become a widow। हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई औरत पढ़ लिख लेगी तो वो विधवा हो जाएगी। ठीक है, आया समझ? देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर में क्या लिखा है। फिगर 1 सती पेंटेड बाय, ये जो सती पेंटेड है इसको किसने पेंट किया है? बाल्दजर सॉल्विन 1813 में। दिस वॉज वन ऑफ द मैनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया। क्या लिखा है यहाँ पे? ये बहुत सारे पिक्चरों में से एक पिक्चर है जो यूरोप से आए हुए आर्टिस्ट ने पेंट की है। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बारबारिज्म ऑफ द ईस्ट। सती की जो प्रथा है वो देखी जाती है। देखिए, बारबारिज्म का मतलब होता है असभ्यता। बारबेरिज्म मतलब असभ्यता, बर्बरता। ऐसा देखा जाता था कि जो सती की जो प्रथा है वो बर्बरता यानी असभ्यता का सबूत है ईस्ट में हो रहा। ठीक है, देखिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आया है, किसी लाइन का मतलब समझ नहीं आया तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। ये जो भेदभाव है, ये जो अंतर है आदमी और औरत के बीच में, ये केवल एक नहीं था, भी बहुत सारे डिफरेंसेस थे जो आदमी और औरत में किए जाते थे। इन मोस्ट रीजन्स पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट। बहुत सारे रीजन्स में लोगों को कास्ट के बेसिस पे भी डिवाइड कर रखा था। देखिए, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास कंसिडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। इसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को वो लोग अपने आप को सबसे अपर कास्ट, सबसे ऊपर कास्ट समझते थे। जैसे कि बाकियों की बात करें, जैसे ट्रेडर्स हैं जो व्यापार करते थे, मनी लैंडर्स है जो पैसा उधार देते थे, उन्हें वो लोग वैश्या कहते थे। वर प्लेस्ड आफ्टर देम, वो उनके नीचे होते थे। सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। सबसे ऊपर कौन? ब्राह्मण। उसके बाद क्षत्रिय और फिर आते थे वैश्य। इतनी बात समझ में आई? पक्का? ठीक है। देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स सच एज वीवर्स एंड पोर्टर्स। वीवर्स कौन? जो बुनाई करते हैं कपड़ों की। और पोर्टर्स तो समझ गए होंगे आप, जैसे घड़े बनाने वाले। वो उनको क्या बोलते थे ये लोग? शूद्रास। और वो बिल्कुल नीचे आते थे। तो क्या थी हायरार्की? पहले थे ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद थे वैश्य और सबसे लास्ट थे शूद्र। क्लियर हुआ? पक्का? आगे पढ़ते हैं। At the lowest rung were those who labored to keep, उससे भी नीचे यानी शूद्र से भी नीचे, एट द लोवेस्ट रंग वर दोज, वो लोग थे जो सिटीज़ यानी हु लेबर टू कीप सिटीज़ एंड विलेजेस क्लीन और वर्कड एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर पोल्यूटिंग। सबसे नीचे भी वो लोग थे जो जैसे कि शहरों को, गांव को साफ करने का काम करते थे या फिर ऐसे काम करते थे जिन्हें अपर कास्ट के लोग समझते थे कि ये जो काम है वो बहुत ही पॉल्यूटिंग है, बहुत ही घटिया काम है। एंड दैट इज़ इट कुड लीड द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वो ये समझते थे
और वो ये समझते थे कि हम में से अगर कोई भी कास्ट ऐसा काम करती है, लाइक अपर कास्ट के लोग अगर उनमें से कोई भी ऐसा काम करते जैसे शहरों को साफ करना, तो वो अपने कास्ट का स्टेटस खो देगा। समझ में आया? अपर कास्ट also treated many of these groups at the bottom as untouchable। अपर कास्ट के जो अपर कास्ट थी इनमें से बहुत सारे ग्रुप्स को वो समझती थी कि अनटचेबल है। अनटचेबल का मतलब ये होता है कि उनको छूने से हम पोल्यूट हो जाएंगे, हम अपना जो कास्ट है उसका स्टेटस खो देंगे। समझ में आया? पक्का? दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। उनको अलाउ नहीं था टेम्पल्स में जाने के लिए। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल यूज बाय द अपर कास्ट। अपर कास्ट जो कुआं इस्तेमाल करते थे पानी निकालने के लिए, उसमें से भी इनको अधिकार नहीं था कि वो पानी निकाल सके। और बाथ इन द पॉन्ड वेयर अपर कास्ट बाथ, जहाँ अपर कास्ट के लोग नहाते थे वहाँ भी ये लोग नहीं नहा सकते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बींग्स। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? वो इनको अपने से नीचा, बहुत ही नीचा समझते थे कि ये बहुत ही हमसे नीचे ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओवर द 19th and 20th century, 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly change। 19th and 20th century में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कारण ये बहुत सारे जो ये नॉर्म्स है, जो ये रीति रिवाज है, ये जो परसेप्शंस है, बहुत चेंज होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे ये सब बदला। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, देखिए कहाँ से स्टार्ट हो गई? 19th सेंचुरी 1801 से स्टार्ट हो जाती है 19th सेंचुरी। वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस टेकिंग ऑन अ न्यू करेक्टर। हम क्या देखते हैं 19th सेंचुरी में कि हमें बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, ये जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं वो एक नया रूप लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट रीज़न ये भी था कि was the development of new forms of communication, कि कैसे इतनी सारी डिस्कशंस इन प्रैक्टिसेस के ऊपर कैसे हो रहा है। एक कारण देखिए ये था कि पहली बार फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लीफलेट्स एंड पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। पहली बार क्या हो रहा था? किताबें, अखबार, मैगजीन्स। लीफलेट्स क्या होता है? देखिए लीफलेट्स का मतलब होता है एक छोटा सा पेज जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो। पैम्पलेट्स, उनको प्रिंट किया जा रहा था। दी फार चीपर एंड फार मोर एक्सेसिबल देन द मैन्यूस्क्रिप्ट दैट यू हैव रेड अबाउट इन क्लास 7th। यहाँ क्या लिखा है कि ये जो 19th सेंचुरी में ये जो नया फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ रहा था, जैसे कि बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, ये बहुत सस्ते थे और ज़्यादा लोगों के रीच तक थे एज कंपैरिजन टू मैन्यूस्क्रिप्ट, जो महंगी होती थी और ज़्यादा लोगों की रीच तक नहीं थी। देयरफॉर ordinary people could read this and many of them could also write and express their ideas in their own language। ज़्यादातर जो सामान्य लोग हैं वो पढ़ रहे थे, उनमें से बहुत लोग अपने विचार रख रहे थे, अपने आइडियाज़ रख रहे थे कि वो क्या सोचते हैं इन रीति रिवाजों के बारे में। ऑल काइंड, चाहे वो किसी तरह का भी इशू हो, चाहे वो सोशल इशू हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, सभी मैटरों पे वो लोग लिख रहे थे, विचार कर रहे थे। कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मैन, जिन्हें आदमी भी कभी कभार, समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल, कभी कभार औरतें भी डिबेट और डिस्कस करती थी। The discussions could reach out to a wider people and could become linked to movements for social change। ये जो डिस्कशंस है अब वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा था और एक लिंक बन रहा था मूवमेंट के लिए कि कैसे सोसाइटी में चेंज लाना है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे पढ़ते हैं। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म ग्रुप। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि रिफॉर्मर्स क्या होते हैं। रिफॉर्मर्स वो लोग होते हैं जो देश में सुधार लाते हैं।
जो भी कोई कुप्रथा चल रही है उसके प्रति उनका सोचना, सोसाइटी में चेंज लाना, वो रिफॉर्मर्स कहलाते हैं। ये जो डिबेट्स हैं इन्हें किसने स्टार्ट किया था? इंडिया के रिफॉर्मर्स ने, यानी एंड रिफॉर्म ग्रुप्स ने, और बहुत सारे जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उन लोगों ने। वन सच रिफॉर्मर वॉज, एक जो सोसाइटी में चेंज लाने चाहते थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। ये उनकी पीरियड लिखी हुई है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम याद रखिएगा। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन। इन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई जिसका नाम क्या था? ब्रह्मो सभा। उसके बाद लेटर नोन एज द ब्रह्मो समाज, फिर बाद में इसका नाम क्या पड़ा? ब्रह्मो समाज। कहाँ बनाई? कैलकाटा में। पीपल सच एज द पीपल, लोग जैसे कि राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब एज रिफॉर्मर्स। इन लोगों को रिफॉर्म था। देखिए, लोग जैसे कि राम मोहन रॉय, उनको रिफॉर्मर्स इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनका ये मानना था कि चेंजेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, एंड ये जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विथ। ये जो अनजस्ट प्रैक्टिस, ये जो कुप्रथाएं चलती आ रही है, इनको अब हटाना होगा। दे थॉट, वो ऐसा सोचते थे कि बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय persuading people to give up all practice and adopt a new way of life. persuading का मतलब होता है लोगों को मनाना, ठीक है। वो क्या सोचते थे? वो कहते थे कि एक बहुत अच्छा तरीका है इन चेंजेस को हटाने का कि लोगों को मनाया जाए कि वो ये जितनी भी ओल्ड प्रैक्टिसेस चली आ रही है इनको छोड़े और एक जीवन के नए तरीके को सीखे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, चलिए। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राम मोहन रॉय की बात करें तो उनको बहुत उत्सुकता थी कि वो देश में वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम, आज़ादी और बराबर यानी बराबरता औरतों के लिए लाए। He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. वो लिखते हैं कि औरतों को कैसे फोर्स किया जाता है डोमेस्टिक वर्क को, बर्डन को बियर करने, उनको झेलने के लिए। उन्हें घर में, उन्हें किचन में कैसे बांध के रखा जाता है और उन्हें बाहर तक नहीं जाने दिया जाता और एजुकेट भी नहीं होने दिया जाता, ठीक है। देखिए, आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।